प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शिवांशु और मैं आपके लिए लाया हूँ ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसा क्या है। इसका मैं पूरा आप लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और थ्योरी सभी चीज़ें मैं करवाऊँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था। और मेरे चैनल स्टडी विद शिवांशु है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं पहले ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या हो? ठोस अवस्था तो चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ठोस अवस्था होता क्या है। पहले देख लेते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान आप लोग को पता नहीं होगा क्या होता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणधर्म, संगठनों एवं उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब उसमें जो आप लोग को पता होगा, उसमें ठोस होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है। तो इसमें जो उनकी संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है कि उसमें कैसा क्या है, उसमें कौन सा संरचना है, कौन सी गुणधर्म है, कौन सा लिक्विड मतलब ठोस है, कौन सा ये है, कौन सा लिक्विड है, यही सब हम लोग पढ़ते हैं। इसके पितामह मतलब ग्रैंडफादर बर्जीलियस हैं और इसके पिता हैं लेवोसिए, ठीक है। तो इसके पितामह है बर्जीलियस और इसके आधुनिक रसायन के पिता हैं लेवोसिए, ठीक है। तो अब मैटर जान लेते हैं। मैटर दो प्रकार के होते हैं, पदार्थ। तो इसी से पदार्थ जो हम पढ़ेंगे, इसी के बाद हमारा ठोस अवस्था आता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, रिजिड एंड लिक्विड। मतलब रिजिड मतलब दृढ़ और लिक्विड मतलब द्रव। तो रिजिड का एक टाइप होता है सॉलिड मतलब ठोस, और लिक्विड का दो टाइप्स होते हैं, लिक्विड और गैस, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं, लिक्विड एंड गैस, और इसका सॉलिड होता है। तो हमें क्या पढ़ना है? सॉलिड पढ़ना है, सॉलिड के बारे में कैसा क्या है सॉलिड, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं सॉलिड ठोस अवस्था होता क्या है, ठीक है। ठोस अवस्था हेडिंग है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण तथा परमाणु, उसके अवयवी कण परमाणु आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। मतलब कोई आप पदार्थ ले लीजिए, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इसका मतलब ठोस होना यही निर्भर करता है, जैसे कोई इसका अणु, परमाणु और आयन प्लस माइनस आयन जो होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मतलब प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक है, एक निश्चित क्रम में होते हैं, यही होता है ठोस अवस्था, ठीक है। ये ठोस अवस्था। और बाकी 9th में आप लोगों ने तो पढ़ी होगी, छोटी मोटी जो रहता है कि पदार्थ ये है वो है पदार्थ, उसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके निम्न लक्षण है, लक्षण देख लेते हैं। तो इसमें दृढ़ता होती है और असंपीड्य होते हैं। मतलब दृढ़ता मतलब मान के चलिए उसको आप तोड़ोगे तो वो भंगुर नहीं होगी, दृढ़ता होती है मतलब खंड खंड टूटेगी, तो वो भंगूर की तरह नहीं टूटेगी, असंपीड्य होती है। इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार व आयतन मैंने बताया था, आकार व आयतन निश्चित होता है। इसके अणु, परमाणु तथा आयन प्रबल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इसका गलनांक व कथनांक उच्च होता है, ठीक है। इसका गलनांक व कथनांक उच्च होता है और ये प्रबल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को तैयार हो जाएगा कि ठोस अवस्था किस बंधों द्वारा जुड़ा होता है तथा ये कौन से बंधों द्वारा, तो ये आप बता सकते हो प्रबल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। ठोस के प्रकार देख लेते हैं, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं ठोस, क्रिस्टलीय होते हैं और अक्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। अक्रिस्टलीय देखते हैं। अक्रिस्टलीय वह ठोस पदार्थ जिसमें असंपीड्यता और दृढ़ता का गुण पाया जाता है तथा परंतु उसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। मान के चलिए मैंने बताया कोई उसकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती, तो कांच ले लीजिए, कांच को आप तोड़ेंगे तो वो एकदम चूर चूर हो जाता है, मान के चलो भंगूर हो जाता है, ठीक है। तो वही उसका निश्चित आकृति तो होती नहीं है, वही बता रहा है कि उसकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती। आकृति तो होती है लेकिन ज्यामिति मतलब उसको किस प्रकार से आपने ढाल दिया, उसके बाद उसको गला के फिर
उसको गला के फिर कोई किसी दूसरी आकृति में बना सकते हैं। जैसे रुई हो गया, रुई तो आप जला सकते हैं उसको, लेकिन किसी भी आकार में कर सकते हैं। रबर हो गया, रबर को आप पिघला के किसी भी आकार में कर सकते हैं, और कांच को भी पिघला के आप किसी भी आकार में कर सकते हैं। ठीक है, लक्षण इसका देख लेते हैं। बताया था इसकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती, गलनांक निश्चित नहीं होता इसका, लघु पराश्रयी व्यवस्था नहीं होती, लघु पराश्रयी और अंतःपराश्रयी इसको मैं अभी बताऊंगा आप लोग को। इसकी प्रकृति समदैशिक होती है, समदैशिक। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उदाहरण मैंने बता दिया, कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, वह ठोस जिसमें असंपीड्यता और दृढ़ता का गुण पाया जाता है। असंपीड्यता और दृढ़ता का गुण पाया जाता है वह, और इसके साथ साथ उसका आकृति भी निश्चित होती है, तो वो क्रिस्टलीय होता है। चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब तो आपको पता होगा। ज्यामिति निश्चित होती है। प्रबल वांडर वाल पाया जाता है। वांडर वाल आप लोग जानते होंगे, बुक में देखे होंगे, ऐसे 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 बना होता है। मैं अभी आप लोग को वीडियो के साथ साथ मैं आप लोग को दिखा दूंगा, ऐसे बना रहता है वांडर वाल। ठीक है, वांडर वाल क्या होता है, मैं अभी आप लोग को यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग को साइड में दिख रहा होगा कॉर्नर में, वांडर वाल कैसा होता है। ये ठोस अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित आकृति के होते हैं, मतलब एक निश्चित आकृति के होते हैं। इसमें दीर्घ पराश्रयी व्यवस्था पाई जाती है, दीर्घ पराश्रयी व्यवस्था पाई जाती है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। इसको तो मैंने अभी बता दिया था, देख लीजिए। बाकी इसकी नोट्स आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आप लोग को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण। तो अंतरा आणविक बंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस के 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो 4 भागों में देख लेते हैं क्या कौन कौन सा है। तो क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण, इसको मैंने बताया 4 भागों में बांटा जाता है। आणविक ठोस, आणविक ठोस पहला है इसका, वह क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण अणु परमाणुओं के मिलने पर होता है। ठीक है, अणु परमाणुओं के मिलने पर होता है, अणु परमाणुओं के मिलने से होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, SO2 Br2। ये मतलब इनमें ध्रुवीय आणविक ठोस होता है, मतलब ध्रुवीय और अध्रुवीय आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस क्या होता है? वह ठोस जिनमें इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी होती है, सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। ये ठोस बहुत कठोर होते हैं, इसमें सहसंयोजी बंध होता है। कार्बन हो गया, ब्रोमीन हो गया, पोटेशियम हो गया। आयनिक ठोस क्या होते हैं? वह क्रिस्टलीय ठोस जिसका निर्माण धन आयन और ऋण आयन में संयोग से होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन हो गया, और भी बहुत से हैं, धन आयन ऋण आयन से। धात्विक ठोस, वह ठोस जो धातुओं के संयोग से बने हुए, धात्विक वो होता है, ठोस होता है। ठीक है, निकाय देख लेते हैं। क्रिस्टल निकाय, वह ठोस पदार्थ के अवयवी कणों, अणु, परमाणु तथा आयनों की त्रिविमीय परव्यवस्था के संरेखी रूप में व्यवस्थित निरूपित करना क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल निकाय क्या होता है, इसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्या होता है। मतलब अणु, परमाणु तथा आयनों की त्रिविमीय व्यवस्था, मतलब 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री के रूप में हो, तो वही होता है क्रिस्टल निकाय। एकक कोष्ठ का यूनिट सेल। कृषि, अब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल शुरू है। क्रिस्टल जालक में निर्माण छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में पुनरावृत्ति से एकक कोष्ठ का होता है। तो एक आप बना लीजिए क्यूबाइड, ये बन गया क्यूबाइड, और यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर है, तो यहाँ से अल्फ़ा, बीटा एंड गामा 3 रेज निकलती हैं, तो यही तीनों रेज कहलाती हैं। ठीक है, इसमें 3 ध्रुवीय होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, यही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ दिया हुआ है, और ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, और ये कोण बना रहे हैं, और X, Y, Z निर्देशांक हैं। ठीक है, एकक कोष्ठिका के लक्षण। एकक कोष्ठ का अंतराणविक दूरियां ABC होती हैं, इसको मैंने बताया अभी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एकक कोष्ठ का अंतराणविक कोण अल्फा, बीटा, गामा पाया जाता है, ये मैंने बता दी। एकक कोष्ठिका के प्रकार देख लेते हैं। अणु, परमाणु के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका, काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रिक एकक कोष्ठिका, अंतःकोशिक केंद्रीय एकक कोष्ठिका, SCC, BCC, FCC, CCC। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम न्यूमेरिकल ECC
इसी के आधार पर न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल इसमें का बहुत आता है, तो अभी पहले इसको देख लेते हैं ये कैसे क्या होता है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। वह एका कोष्ठिका जिनमें अवयवी कणों तथा परमाणु आयन के आधार पर कोने पर स्थित सरण घड़ी एका कोष्ठिका होती है, SC से दर्शाते हैं। मतलब एका कोष्ठिका जो होता है उसका अवयवी कण, परमाणु तथा आयन प्रत्येक कोने में स्थित होता है। कोने में अभी मैं इसको आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा, प्रत्येक कोने में ये देखिए स्थित है, यही होता है सरल घड़ी एका कोष्ठिका। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसके परमाणु में 8 कोने होते हैं, तो 1/8 से कर देंगे तो परमाणुओं की संख्या निकल आएगी। एक में 8 है, मान के चलो सब में 8 है, कुल 8 है, ठीक है। तो एक कोने का वैल्यू क्या होगा, 1/8 होगा, जाहिर सी बात है। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, जब कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो SC में परमाणु संख्या 1 होती है। आप BCC देख लेते हैं। BCC वह एका कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण, अणु, परमाणु तथा आयन प्रत्येक कोने साथ साथ उसकी दूरियां भी स्थित होती हैं काय केंद्रित। आप लोग को मैं चित्र के द्वारा समझाता हूँ। मतलब उसके कोने में तो स्थित हो बट उसके केंद्र में भी हो, यही BCC होता है, ठीक है। उसके मतलब कोने में हो और उसके केंद्र में भी हो। तो कोने वाला तो 1 हो गया, हमने अभी निकाला था, और उसमें एक और उसके सेंटर पे है तो 1 प्लस कर देंगे, कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये बहुत आसान ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब FCC देख लेते हैं। वह एका कोष्ठिका जिनमें अवयवी कण, परमाणु, आयन तथा उसके प्रत्येक कोने पे 6 फलक होते हैं, पर भी उसके प्रत्येक कोने का मान 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं आप लोग को चित्र FCC की संरचना देख सकते हैं। इसमें इसके प्रत्येक ये दूरियां हैं, इसके बीच में एक स्थित होगा, ठीक है। और ये दूरियां हैं, इसके बीच में होगा, ये दूरी है, इसके बीच में ये देखिए स्थित है, ये इसकी दूरी इसका बीच में स्थित है, इसकी दूरी इसके बीच में, इसकी दूरी इसके बीच में। तो 6 हैं कुल, और 6 का मान इसमें 2 हैं, तो 1 का मान 1/2 होगा, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, और इसका मान हमने लोग निकाला था 2 × 2 तो 3 कट जाएगा, और 8 से 1 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें FCC की परमाणु संख्या 4 होती है। अब ECC देख लेते हैं। ECC में प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके समांतर फलक में स्थित होता है परमाणु, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए किसी के समांतर, मान लीजिए इसमें है तो इसमें होगा, इसमें है तो इसमें होगा, इसमें है तो इसमें होगा, ठीक है। उसके समांतर होगा। तो हम लोग निकाला था इसका मान 1/2 होता है, और इसका पूरा हम लोगों ने कोने का मान निकाला था 1 होता है, और इसका मान हो जाएगा 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। खैर इसको ज़्यादा पूछता नहीं है, इसको ना पढ़िए लेकिन उतना नहीं पूछता है। तो अब परमाणु त्रिज्या लंबाई देख लेते हैं। परमाणु त्रिज्या और लंबाई के 80 के लिए जहाँ A कोर की लंबाई R त्रिज्या है, तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाता है, आप लोग को पता है, D = A/2 होता है। उसी तरह यहाँ पे R = A/2 हो जाएगा, ठीक है। R = A/2 हो जाएगा। तो R = A/2, A = 2R हो गया, तो A³ = 8R³ हो गया। A³ मतलब 8 कोने हैं, तो 8 का 2 R है, तो इसका क्यूब कर देंगे, तो A³ = 8R³ हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब कोर की लंबाई इसकी देख लेते हैं। अल्फ़ा = 2R, तो R = D/2, ठीक है। BCC के लिए परमाणु त्रिज्या R = √3/4A होता है, तो A = 4√3 हो जाएगा। A³ = 64R³ बटे 3√3, ठीक है। तो ये सब डिफाइन है, इसको आप लोग को लर्न करना पड़ेगा। लंबाई क्या होती है, D = 3A/2, और R = A/2, A³ = 4R³, A³ = 4R³ √2/2। तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, A/√2। तो इसमें एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को एक चार्ट दिखाऊंगा, उसमें पूरा आप लोग को लंबाई, त्रिज्या, सभी चीज़ें दी हुई हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, और बाकी इसकी नोट्स तो मैं दे ही दूंगा, ठीक है। इसकी नोट्स आप लोग को PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। समान गोलों की एक संरचना का आकार, कोरों की लंबाई 8 मीटर है, तो परमाणु त्रिज्या ज्ञात कीजिए SC, FCC, BCC के लिए, ठीक है। तो 8 mm A दिया है, R निकालना है आपको। SC में क्या होता है, R = A/2, तो 4 mm इसका निकल आएगा। BCC में क्या होता है, R √3/4A होता है, तो R बराबर निकाल लेंगे, 0.436 आ जाएगा। FCC के लिए R = A√2 2√2 होता है, तो R = 2√2 हो जाएगा, ठीक है।
तो ECC के लिए आप इम्पॉर्टेंट है नहीं उतना, तो इसलिए इसको नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। समान गोलों पे स्थित संरचना, कोरों की लंबाई 8 मीटर है, तो परमाणु त्रिज्या ये है, तो सब इसमें फार्मूला बेसिस है, ये फार्मूला है, तीनों फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, बस हो जाएगा क्वेश्चन। एक ये है टॉपिक, इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। घनी क्रिस्टल का घनत्व, ठीक है, ये है लैम्डा, इसको आप लोग घनत्व बोलेंगे। जेड एम ए क्यूब अपॉन NA, जहाँ लैम्डा घनत्व है, जेड बराबर परमाणु संख्या है, एम बराबर परमाणु द्रव्यमान है, ए बराबर कोर की लंबाई, NA बराबर वो अवोगाड्रो संख्या है, ठीक है। तो एक धातु का तत्व, एक क्रिस्टल घनी जालक और इसे एक कोर की लंबाई, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। NA घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये एक क्वेश्चन था, इसको हमने हटा दिए, ये दूसरे टॉपिक का है, इसको आप लोग ने देखिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एकक कोष्ठिका सेल 400 पिकोमीटर है, एकक सेल परमाणु संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो फार्मूला होता है ये, फार्मूला ये है, तो इसमें आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है, ए दिया है, घनत्व दिया है, एम दिया है, जेड निकालना है। तो जेड कैसे निकलेगा, आप लोग इस पे वैल्यू रख देंगे। 0.963 दिया है, जेड दिया है 79.10⁻³ दिया है, और एक ट्रिक है, इसको 6 आप लोग मान लीजिएगा, तो जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.9 आएगा, और इधर 23 है, तो 23 डिवाइड में आएगा, तो लगभग 2 के बराबर आ जाएगा, तो इसको हम लोग 2 मान लेंगे। 2 किस में होता है, परमाणुओं की संख्या FCC में, तो ये फलक केंद्रिक एकक कोष्ठिका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयनिक ठोस का फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई इतना है, धन आयन और धन आयन की त्रिज्या इतना है, तो ऋण आयन की पता करना है, ठीक है। R+ दिया है, R- पता करना है, A दिया है, ठीक है। तो A/2 बराबर होता है R+ और प्लस R-, ठीक है। तो देख लेते हैं एक फलक केंद्रित, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से ही। ये कोई क्यूबाइड है, तो इसमें R+ होगा, R- होगा, R+ होगा, R- होगा, तो देख सकते हैं R+, R-, R+, R-। मैं कोई समांतर ले रहा हूँ, तो इसमें 2R और 2- होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर 2 आ जाएगा, A/2 बराबर R+ R- हो गया, ठीक है। यही समझाना चाहता था। तो A/2 बराबर R+ R-, A का मान रख देंगे और R+ का रख देंगे, R- का आ जाएगा 144 पिकोमीटर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धात्विक का क्रिस्टल जालक घनी एकक कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻⁸ है, और धातु का घनत्व 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और 200 ग्राम धातु की कोष्ठिका की संख्या क्या होगी। घनत्व दिया है, A दिया है, M निकालना है, SC दिया है। देखिए इसमें कहा है ना घनी एकक कोष्ठिका, तो SC बराबर 2, Z बराबर 1 मान लेंगे, NA बराबर मान लेंगे, NA तो आप लोग को पता ही है, फार्मूला में रख देंगे, M बराबर 12 आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कहा है, 200 ग्राम, 12 ग्राम में परमाणु संख्या इतनी होती है, 1 ग्राम में इतनी हो जाएगी, 200 ग्राम में उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। 200 ग्राम में परमाणु संख्या इतनी होती है, 1 × 10⁻⁻25, ठीक है। तो संकुलन दक्षता देख लेते हैं। संकुलन क्षमता, पैकिंग फ्रैक्शन, किसी क्रिस्टलीय ठोस में अणु, परमाणु तथा आयन द्वारा ग्रहण किए गए स्थान की संकुलन क्षमता कहते हैं। यह संकुलन प्रभाज या पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं। इसे निम्न सूत्र से दर्शात कर सकते हैं। इसको ये सूत्र देख लेते हैं। संकुलन क्षमता एक परमाणु का आयतन × 100 बटे घनी एकक कोष्ठिका का आयतन, P बराबर V/A³ × 100, ठीक है। तो V बराबर एक गोले का आयतन आप लोग को पता ही होता है, और एक को A बराबर कोर की लंबाई, ठीक है। SC के लिए Z बराबर 1, संकुलन क्षमता आप देख लेते हैं। SC के लिए Z बराबर 1, A बराबर R बराबर A/2, A बराबर 2R, A³ बराबर 8R³, ये तो पता ही है। तो संकुलन क्षमता इसकी निकाल लेते हैं। एक परमाणुओं का आयतन, तो एक परमाणु हो गया 4/3 4R³ × 100 8R³,
और इसके बाद सब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 52.33 संकुलन क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को एक सिनेरियो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, इसलिए आप लोग को एक सिनेरियो दे रहा हूँ, एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं किसी पढ़ा नहीं रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक आप लोग को सिनेरियो दे रहा हूँ कि आप लोग को कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, आपका क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे कोई चैप्टर हो गया, उसको आप लोग को क्विक रिवीजन करना है, तो मैं वो एक माइंड में ला रहा हूँ। 20 या 25 मिनट का मैं पूरा चैप्टर आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक परमाणुओं का आयतन गुणे 100 और एक कोष्टिका का आयतन, एक कोष्टिका का आयतन आप लोग निकाला था 8r³ और 4πr³ लगाएंगे तो 5.33 आएगा। ठीक है, सीसी का निकालेंगे तो BCC का आएगा, उसी प्रकार निकालेंगे तो 67.98 आएगा। देख लीजिए, इसमें z बराबर 2 होता है तो 2 × 4πr³ करेंगे, r बराबर 3√3/4a होता है, तो a बराबर निकाल लेंगे, a³ बराबर निकालेंगे। उसके बाद v/a³ × 100 में रख देंगे तो 67.98 आ जाएगा। इसी प्रकार FCC के लिए भी निकाल लेंगे। z बराबर 4 होता है तो 4 × 4.3πr³ लगा देंगे, r बराबर a³ निकाल लेंगे, तो इसी प्रकार रख देंगे तो 74.02 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं नोट्स जो दूंगा, जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो ये देखिए, मैं जो बता रहा था कि एक मेरे पास चार्ट है, उसमें चार्ट में आप लोग देख सकते हैं SC के लिए परमाणु संख्या 1, 2, 4। ठीक है, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4 और SC के लिए आद्य एक कोष्टिका सेल का आयतन a³, BCC के लिए 1/2a³, इसके लिए 1/4। ठीक है, और समन्वय संख्या 6, 8, 12, त्रिज्या a/2, √3/4a, a√2, 2√2, दो परमाणुओं के बीच की दूरी a, 3√2a, a/√2, संकुलन क्षमता 52.33, 68.74 ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यार समन्वय संख्या क्या है। समन्वय संख्या तो पता नहीं है, तो समन्वय संख्या देख लेते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टल के चारों ओर उपस्थित तथा विपरीत आवेशित क्रिस्टलों संख्या के क्रिस्टल का उपसंयोजक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। किसी क्रिस्टलीय ठोस में किसी क्रिस्टल के चारों ओर उपस्थित, क्रिस्टलीय ठोस है, उसके चारों ओर उपस्थित आवेशित क्रिस्टलों की संख्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही होता है समन्वय संख्या। सरल घन एकक कोष्टिका में उपसंयोजक की संख्या 6 होती है। BCC व FCC में 8 व 12 होती है। ठीक है, ये तो बता दिया था। एक और चार्ट देख लीजिए, इसमें देखिए समन्वय संख्या दिया हुआ है सबका और त्रिज्या अनुपात दिया हुआ है। इस त्रिज्या अनुपात को याद कर लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन बनता है। और समन्वय संख्या से क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इसको क्रिस्टलीय संरचना याद कर लीजिएगा। उसका उदाहरण भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूछता है कि दे देगा आपको B2O3 में त्रिज्या अनुपात बताइए। तो B2O3 कौन सी संरचना है, B2O3 है हमारी BCC। ठीक है, BCC है, तो इसमें BCC है तो 1.53 से 2.25 होता है। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल दोष क्या होता है, किसी क्रिस्टल में अवयवी कण, परमाणु तथा आयन पूर्ण रूप से नियमित या क्रम से विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। मतलब पूर्ण रूप से विचलित विचलन क्रिस्टल दोष कहलाता है। क्रिस्टल के अवयवी कण अपना नियत स्थान छोड़कर दूसरे अंतरा कोशरी में चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष क्रिस्टल दोष कहलाता है। मान के चलिए, इसकी डिफिनेशन यही है, मतलब अपना नियत स्थान छोड़ दे। मान के चलो ये है, इसको स्थान छोड़ के यहाँ चले आए, ये स्थान छोड़ के यहाँ चले आए, ये स्थान छोड़ के यहाँ चले आए, तो यही होता है यहाँ क्रिस्टल दोष। ठीक है, क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष, इलेक्ट्रॉन दोष। तो बिंदु दोष के साइट्रिकियोमेट्रिक मान, साटकी और मान, इसके दो प्रकार होते हैं, साटकीमेट्रिक दोष, साटकी दोष, फैक्टरल दोष। ठीक है, अब मान में धातु न्यूनता, धातु अधिकता। ठीक है, अब क्रिस्टल दोष के यही टाइप होते, दो टाइप्स होते हैं, और बिंदु दोष के दो टाइप्स होते हैं, साइट्रिकोमेट्रिक और मान। और साइट्रिकोमेट्रिक के दो टाइप्स होते हैं, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष। मान में दो टाइप्स होते हैं, धातु न्यूनता, धातु अधिकता। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसकी हेडिंग मैं नोट्स में दिया हूँ, इसको जो नोट्स दूंगा उसमें देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं ठोस का वैद्युत गुण।
ठोस का वैद्युत गुण चालक, अचालक, अर्धचालक, 3 टाइप्स के होते हैं, ठोस, चालक, अचालक और अर्धचालक। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं ठोस के वैद्युत गुण 3 प्रकार के। चालक आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें विद्युत प्रवाह होती है और प्रतिरोधकता कम होती है। अचालक पता है, जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं होती है और उसका प्रतिरोधकता अधिक होती है। अर्धचालक क्या होता है, जिसका प्रतिरोध या चालकता अचालकता के बीच हो, मतलब अचालक भी ना हो और चालक भी ना हो, उसका बीच का हो। टॉपिक देख लेते हैं, बैंड टॉपिक, बैंड सिद्धांत। इसके आधार पर ठोस का वैद्युत चालकता के आधारित पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बैंड सिद्धांत, संयोजकता बैंड, चालन बैंड, ऊर्जा अंतराल। ठीक है, तो चालन बैंड ये होता है, ऊर्जा अंतराल जितना ज़्यादा इसमें गैप होगा वही ऊर्जा अंतराल होगा, और संयोजकता बैंड ये होता है। ठीक है, तो बैंड सिद्धांत के पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक की व्याख्या देख लेते हैं। जब रिक्त बैंड तथा पूरित बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल ना हो तो चालकता कहते हैं। मतलब इसके बीच ये जो देखिए ऊर्जा अंतराल नहीं है तो यही चालक बैंड हो गया। अचालक में ऊर्जा अंतराल हो। ठीक है, अर्धचालक में देख लेते हैं। अर्धचालक में क्या होगा, ऊर्जा अंतराल होगा, मतलब बहुत कम होगा, मतलब इसमें तो ज़्यादा बना है, इसमें मान लीजिए इतना होगा। ठीक है, ये इतना होगा ऊर्जा अंतराल, मतलब कम होगा। अब अर्धचालक के प्रकार होते हैं 2, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टलीय पंच संयोजी वाले अपद्रव्य आदि को मिलाया जाता है तो पी के 5 इलेक्ट्रॉन्स SI से बंध नहीं बना पाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन में रहता है, तो इसको अर्धचालक कहते हैं। मान के चलिए, देख सकते हैं ये एक पी छूट गया है, तो यही होता है एन टाइप। और इसमें एक एल्युमिनियम मतलब सिलिकॉन ना हाथ मिला पाए, मान के चलिए हाथ मिलाने से मैं बता रहा हूँ, 5 लोग आए, इसके पास 4 हाथ ही है, तो 4 लोग से मिला है, 1 हाथ बच गया, तो उसका एक आदमी बच गया, तो ये हो गया एन टाइप। और इसके पास 3 हाथ ही हैं और 4 लोग आ गए, तो एक आदमी नहीं मिला पाया, तो मतलब एक हाथ से, मतलब इसके पास 4 हाथ है, 3 आदमी हैं, तो एक हाथ बच गया, ये पी टाइप हो गया। एकदम आसान भाषा में एक उदाहरण देख लेते हैं लास्ट में, बस इसके बाद मेरा चैप्टर ख़त्म होता है हम लोग का। बस एक क्विक रिवीजन था, मैंने करवा दिया, और इसकी नोट्स मिल जाएगी, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एल्युमिनियम के घनी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम के घनी कोर की लंबाई 405 पिकोमीटर है। यदि इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो घनी का एक सेल की प्रकृति क्या होगी, दिया है एल्युमिनियम बराबर 27, तो m बराबर AL बराबर 27 दिया है, घनत्व दिया है, A बराबर दूरी दी हुई है, Na भी दिया हुआ है, तो Z निकालना है, इसमें रख देंगे सूत्र में, आप लोग देख सकते हैं 3.984 आ रहा है, 4 के समथिंग, तो ये फलक केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक और न्यूमेरिकल है, यदि किसी घनत्व की कोर की लंबाई A बराबर दिया है और घनत्व दिया है, तो और M भी दिया है तो Z निकालना है, तो इसी प्रकार ये वाला भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्टडी विद शिवांशु। ठीक है, और इसमें इसी प्रकार का आप लोग को क्विक रिवीजन मिलेगा, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का हर एक लेसन का है। तो आज मैंने ठोस अवस्था का दिया था 12th का, न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया 4-5 जो इम्पोर्टेंट थे, बताया, मतलब बताया नहीं, मैंने दिखाया कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार केमिस्ट्री में और जो चैप्टर्स हैं उन लोग उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारा एक लाइक से, आपके एक लाइक से हमारा मतलब मोटिवेट होते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।